हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक यानी सेकेंड पेपर, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र के पहले अध्याय संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और मूल विशेषताएं। दोस्तों, ये चैप्टर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर छात्र हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्तों एसओर के छात्र हो या ओपन के छात्र हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। इससे पहले हमने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों उसको कवर कर लिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का जो इसका नाम है संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और मूल विशेषताएं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों कि संविधान का दर्शन क्या है। या दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हर एक जो है स्वाधीन, अगर हम बात करें हर एक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है और उसी संविधान का अपना एक दर्शन होता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान का अपना एक दर्शन है। यानी आप भारतीय संविधान के हम दर्शन की बात करें तो हमारा दर्शन उन आदर्शों से अभिप्रेरित, यानी वो आदर्श जिनके माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, वो हमारे क्या है दोस्तों, हमारे संविधान का दर्शन है। और जिसके माध्यम से हमारे संविधान की नीतियों का निर्माण किया गया, कानूनों का निर्माण किया गया, वो सारे आदर्श, वो सारे भावनाएं हमारे संविधान के दर्शन के रूप में काम करती हैं, जिसको आप दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव में भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दर्शन क्या है? संविधान के दर्शन का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है, संविधान का दर्शन वो आदर्श हैं जिन आदर्शों के माध्यम से, जिन आदर्शों के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। अब वो आदर्श क्या है? आदर्श वो है दोस्तों जिसमें हम एक स्वतंत्र, एक अखंड भारत के निर्माण की बात करते हैं, जिसमें उसके समस्त नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, वो सारी बातें हमारे संविधान के दर्शन है, जिसको हम हमारे संविधान को बनाते समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने उन आदर्शों को देखकर ही हमारे संविधान का निर्माण किया है। तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का दर्शन वो आदर्श है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान के दर्शन की बात करें तो भारतीय संविधान के जो दर्शन है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे आप लोग उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, उसमें भली भांति प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों कब शुरू उसका पेश किया गया? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वो पेश की गई थी 13 दिसंबर, जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है सर्वसम्मति से भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम भारतीय संविधान के दर्शन की बात करें दोस्तों, दर्शन में जो मूल तत्व होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें समानता की बात की जाती है, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता की बात की जाती है, ठीक है, अधिकार की बात की जाती है, ठीक है दोस्तों। अधिकार के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें मूल कर्तव्यों की बात की जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, इसमें धर्म निरपेक्षता भी आ जाता है, ठीक है, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। तो ये अगर कहें तो ये हमारे संविधान के दर्शन है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। आई होप भारतीय संविधान दर्शन के आपको सही प्रकार से समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। और मैंने आप सभी से कहा था, अगर आप पॉलिटिकल ऑनर से हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप हमसे लाइव क्लासेस चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन करना और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारा का हमारा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सो ये है भारतीय संविधान का दर्शन। अब बात करने जिसको हम अपने मूल संविधान की जो हमारी प्रस्तावना थी, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न, जी हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी और इसके समस्त नागरिकों में लोकतांत्रिक गणराज्य जो क्षमता होती है, यानी जो हमारी पूरी प्रस्तावना है, चाहे वो धर्म निरपेक्षता हो,
ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, वो सारे जो हमारे प्रस्तावना के शब्द हैं दोस्तों, वही हमारे मूल दर्शन है हमारे संविधान के। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उन बातों को बिल्कुल सही तरीके से देखा और संविधान बनाते समय उनका प्रमुखता से इस्तेमाल किया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले कई दशकों से लगातार भारत में दक्षिण अनुसूचित परंपराएं थी, भेदभाव था, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे उच्च कोटि का माना गया, शूद्रों का सबसे निम्न कोटि का माना गया। ब्राह्मण थे वो पठन पाठन क्रिया में संलग्न रहा करते थे, ठीक है। जो शूद्र थे वो इन जो तीनों वर्ण थे, जैसे चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय, चाहे वैश्य, इन तीनों को वर्णों की सेवा करना केवल किसका काम था? शूद्रों का काम था। तो ऐसे में जो असमानताएं थी, ऐसे में जो भेदभाव थे, इन सभी भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य ही हमारे संविधान निर्माताओं का था। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हीं लक्ष्य को अपना एक दर्शन बनाया, एक केंद्र बिंदु दिखाया। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहले आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जिसमें समानता हो, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हों, नागरिक आसानी से अपने अधिकारों को प्रयोग कर सके, नागरिकों का अधिकार का हनन किसी प्रकार से ना किया जा सके। वो सारे तत्व जो हैं हमारे संविधान में भली भांति आप देख सकते हैं, वही है हमारे संविधान का दर्शन। और इसी दर्शन, इसी बिंदु को भारतीय संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान निर्माता सभाओं ने इसका बाखूबी ध्यान रखा और उसको हमारे संविधान में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माताओं में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि भाई हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिस संविधान में राज्य की स्थिति होती है ना, वो नागरिकों पर हावी ना हो, यानी राज्य किसी भी प्रकार से नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे। हाँ, ये जरूर है कि जो अधिकार पर जो पाबंदी लगाई जाती है वो युक्त हो, गैर युक्त ना हो। यानी ऐसा ना हो कि राज्य किसी भी नागरिकों को जबरदस्ती जेल में बंद कर दे। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब 1919 में जो रॉलेट एक्ट कानून लागू किया गया था, उसमें क्या था? इस रॉलेट एक्ट कानून में क्या था दोस्तों कि प्रत्येक भारतीय को जो है, अगर चाहे वो उसने जुर्म किया हो चाहे ना किया हो, उसे सजा दी जाती थी। बट हमारे संविधान निर्माता इस चीज को बिल्कुल नकार रहे थे और उनका उद्देश्य एक ऐसे संविधान का, एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जिसमें ये सारी चीजें ना हो, समानता का सिद्धांत स्थापित किया जाए, अधिकार की पहुंच ज्यादा हो। तो वो सारी चीजें हमारे संविधान में पूरी तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने उल्लेखित कर दी या डाल दिया। क्योंकि दोस्तों संविधान केवल अधिकार प्रदान नहीं करता, संविधान किसी देश के राजनीतिक रूपरेखा तय करने के साथ साथ देश के प्रशासनिक, और ध्यान रखना दोस्तों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान का काम केवल राजनीतिक रूपरेखा तय करना नहीं होता है। संविधान का काम यह भी होता है कि उस देश के जो प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था है उसका संचालन किस प्रकार से किया जाए। ऐसा ना हो कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टियां अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने लोगों को अधिकार प्रदान करें और जो उनके लोग नहीं उन्हें उनके द्वारा अधिकारों का हनन किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दर्शन को बखूबी समझा और उसी दर्शन को हमारे संविधान के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो है संविधान है। और आज हमारे संविधान दोस्तों की बात करें तो हमारे संविधान में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगर कुछ चीजें इसमें और ऐड करें दोस्तों, जैसे आप सभी पता है कि अगर हम देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए इसमें आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 24, ठीक है। ये आर्टिकल 70 क्या कहते हैं दोस्तों? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। वो अस्पृश्यता जो पहले हर जगह विद्यमान थी, यानी निम्न वर्ग के लोग जो है ऐसे लोगों के गांव में नहीं जा सकते थे जो उनसे अलग हों। जो है निम्न वर्ग के लोग जो हैं सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पी सकते थे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे, उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उन सभी भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 में ये कह दिया कि भाई अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से संबंध रखता हो, उसके साथ किसी प्रकार के अस्पृश्यता के वातावरण के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये भी कहा गया, अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों में समानता अधिकार के 14 से 18, जो हमारा 14 से 18 तक मौलिक अधिकार में दोस्तों समानता का अधिकार दिया गया, उसमें आर्टिकल 15 क्या कहता है? भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म, किसी भी जाति, मूल वंश से संबंध रखता हो
और उसके पास उसके धर्म पर, उसकी जाति पर, उसकी भाषा से, उसके लिंग से किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 24 भी क्या कहता है दोस्तों, अनेक प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की बात करता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने वो सारी चीजों को परिलक्षित कर दिया, वो सारी चीजें दे दी जिसका प्रयोग कर हम अपने व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। ये केवल मौलिक अधिकारों की बात नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारा कह सकते हैं डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होता है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में साफ साफ कह दिया गया है कि राज्य जो है कानून बनाते समय, क्या कह दिया गया है, राज्य कानून बनाते समय वो सारी बातें याद रखेगा। अगर राज्य के कानून बनाने से नागरिकों का अधिकार को उल्लंघन होता है तो वो कानून नहीं माना जाएगा। यानी राज्य हर संभव कोशिश करेगा अपने कानून के निर्माण करते समय कि नागरिकों के अधिकारों का हनन ना किया जाए और एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए जिसमें नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यही तो है हमारे संविधान का दर्शन, जो पहले नहीं था। आज से 203 साल पहले जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, उसी भेदभाव को समाप्त करने का जो दर्शन था वही हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान का दर्शन साबित हुआ दोस्तों। ठीक है, अब राज्य क्या करते हैं, राज्य आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं। क्या सुविधाएं देते हैं, जैसे आपको पता है कि दिल्ली में क्या है दोस्तों, दिल्ली में आपको 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है। ये क्या है, ये नागरिकों की आवश्यकताएं हैं। और राज्य महिलाओं को बसों में सुविधा फ्री दी जाती है। ये क्या है, ये जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। ठीक है ना, ताकि नागरिक अपने मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित ना रह जाएं। ये सब हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, चाहे वो हमारा मूल अधिकार हो, ठीक है, चाहे हमारा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हो, सारा ही हमारे संविधान का दर्शन है। क्लियर हो गया, लाइक तो बनता है दोस्तों। साथ साथ अगर हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य बनाते हैं, है ना, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। ये जो हमारी प्रस्तावना के शब्द हैं, यही तो है हमारे संविधान का दर्शन। इसी के माध्यम से हमारे देश का संचालन किया जाता है और नागरिक अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने अधिकारों का पालन इसी के माध्यम से तो करता है। यही है हमारा दर्शन दोस्तों। और अगर हम अपने संविधान की मूल विशेषताएं की बात करें तो दोस्तों, हमारा संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, तो इसमें मूल विशेषताओं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है, संप्रभुता। क्या कहता है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है दोस्तों, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम स्वयं में प्रभु हैं। यानी भारत अपने विदेश नीति के निर्माण करते समय या भारत के नीति के निर्माण करते समय कोई विदेशी शक्ति आंतरिक और बाहरी तौर पर भारत को मजबूर नहीं कर सकती। यानी हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी नियम बना सकते हैं। हम चाहे तो किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे किसी भी देश के साथ संबंध विच्छेद कर सकते हैं। हम पर किसी प्रकार का किसी का दबाव नहीं होगा। जैसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार का हम पर दबाव हुआ करता था 1950 यानी 1950 से पहले, जब तक हमारा देश गणतंत्र नहीं बना था दोस्तों, उससे पहले। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे तो हमें क्या बोला गया है, हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष कहता है। धर्मनिरपेक्ष, हालांकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों, वो कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। तो अब जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत का अपना कोई राज्य नहीं, माफ कीजिएगा, कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में रहने प्रत्येक धर्म, जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, सभी लोग क्या है, अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य अपने नियमों को बनाते समय किसी विशेष धर्म के बारे में सोचेगा नहीं। वो नियम जो बनाएगा सभी के समान नियम बनाएगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग उस अधिकारों का प्रयोग कर सके। ऐसा नहीं होगा कि भाई फला के नियम बना दिया गया, अला के लिए नहीं बनाया गया, नहीं हो सकता। यही तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की रूपरेखा तैयार की जिस भारत में हर एक वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को समानता के साथ जीवन यापन करने का अधिकार प्रदान करता है हमारा संविधान। क्लियर।
इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ हमारा जो संविधान की जो विशेषता वो क्या है, समाजवाद, है ना। समाजवाद की स्थापना की जाती है, यानी समाजवाद का मतलब होता है देश के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। सरकार इन संसाधनों का बंटवारा देश के समस्त नागरिकों में समान अनुपात में करेगी। इस समाजवाद की स्थापना होती है। नहीं तो पूंजीवाद की तरह एक व्यक्ति अपने पास संसाधनों का इस्तेमाल कर लेता। तो ये सब हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों। साथ ही साथ देखेंगे हमारे यहाँ पर संविधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 और 326 में क्या दिया गया है कि क्या दिया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, अगर उसका नाम मतदाता सूची में है तो उसे मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, समुदाय, धर्म, लिंग से संबंध क्यों न रखता हो, और इन सभी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही तो है हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों। हमारा संविधान हमारे लिए क्या बात करता है, एकल नागरिकता की स्थापना की बात करता है। चाहे भारत का नागरिक चाहे कन्याकुमारी में रहता हो, कहते हैं ना, अगर हम भारत की बात करें, चाहे कश्मीर में रहता हो, उत्तर में, चाहे दक्षिण में कन्याकुमारी रहता हो, चाहे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे पश्चिम में गुजरात हो, किसी भी सुदूर हिस्से में क्यों न रहता हो, क्या कहलाता है, भारत का नागरिक कहलाता है। यही तो है हमारे संविधान की विशेषताएं। तो वो ऐसी बहुत सारी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं मेरे दोस्तों, और यही सब इस चैप्टर में दिया गया है। और इस चैप्टर में जितने भी नोट्स है दोस्तों, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इस सभी नोट्स को आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप सभी प्रकार की जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिए, और एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए, इसी प्रकार की आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए। सो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। तो इसी प्रकार से दोस्तों जैसे आप सभी होता है। और मैं अगर संविधान की विशेषता की बात करें तो हमारा संविधान हमें किस बात की विशेषता देता है, ये देता है दोस्तों किस प्रकार की विशेषता। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया, क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार, क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान की। कहां पर, भाग 3 में, कहां से कहां तक, 12 से 35 तक, जी हाँ। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले कितने थे, 7 हैं, पहले कितने थे, 7 थे, वर्तमान में 6 हो गए। और जो 7वां अधिकार था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि समाजवाद की स्थापना को लेकर ऐसा होता था कि भाई एक व्यक्ति संपत्ति का मालिक हो जाता था। ऐसे में समान अधिकार प्रदान करने के लिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया। अब जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों वो मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार। किसके माध्यम से, अनुच्छेद 300 का के माध्यम से क्या बन गया, ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये सब हमारे संविधान निर्माताओं का ही तो दर्शन है मेरे दोस्तों। ये पूरा चैप्टर, यही तो हमारा काम है, आपको आसान भाषा में समझाना है हमारा काम, और आपका काम अच्छे नंबर प्राप्त करना है। सिर्फ नंबर प्राप्त करना नहीं, समझ विकसित करना भी हमारा उद्देश्य है दोस्तों, ताकि आप अच्छे प्रकार से इसको समझ सकें और भविष्य में ये आपके दिमाग से कभी ना जाए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम उसका स्पेशल सेशन आपके इस चैप्टर का ले लेंगे। और इस चैप्टर की जो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है नाम है द पॉलिटिकल मास्टर, वहां हमें ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।